Bismillahirrahmanirrahim. So, as we had discussed in the start, that once we have gone through the architecture of Arduino and Atmaga 328B, तो फिर हम जो है वो जाके डिस्कशन करेंगे किस चीज के ऊपर. फिर हम आर्म को टारगेट करेंगे बिकॉज दैट इज एन एडवांस्ड माइक्रो कंट्रोलर जिसकी की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है. ठीक है जी. आपके मोबाइल फोन्स में, ठीक है, ये आते हैं आपके ग्राफिक्स टैबलेट्स, आपके टीवी डिवाइसेस. यानी आर्म इस वक्त सबसे ज्यादा सेल होने वाला माइक्रो कंट्रोलर. और अब ये आर्म बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर्स ऑलमोस्ट माइक्रो प्रोसेसर्स की कैपेबिलिटी के बराबर हो चुके हैं एंड ये उस लेवल के ऊपर प्ले कर रहे हैं. अब आर्म बेस्ड लैपटॉप्स एक्चुअली जो है वो मार्केट में आ रहे हैं. कॉलकॉम जो है वो अपना स्नैपड्रैगन बेस्ड एक जो है वो बना रहा है लैपटॉप, जो कि 2-3 वेरिएंट्स ने लॉन्च किए एंड इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर कि कुछ अर्से के बाद आपको, अभी तो आपको इंटेल और एएमडी प्रोसेसर के साथ मिलते हैं या एप्पल का अपना एप्पल सिलिकॉन वाला मिलता है. कुछ अर्से बाद आपको जो है ना वो जो मिलेगा प्रोसेसर वाला वो आर्म प्रोसेसर के साथ भी मिलना शुरू होगा. ठीक है. ओके, नाउ once I was preparing the material for it, तो मैंने इंटरनेट को सर्च किया एंड I found these lectures from Desto Seva quite useful. They're quite जो है ना वो अप टू डेट, क्योंकि जुलाई 2021 के और हम चूंकि बेसिक आर्किटेक्चर को जो है ना वो समझना चाहते हैं कि हम का अगेन जिस तरह मैंने कहा था एक माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर समझ आ जाए ना तो फिर आगे भी सारे समझ आ जाते हैं. नॉट अ बिग डील. ठीक है. क्या होगा, 3 स्टेज पाइपलाइन नहीं होगी, 9 स्टेज पाइपलाइन हो जाएगी, 13 स्टेज पाइपलाइन हो जाएगी. लेकिन पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जी क्या है कि एक ऑपरेशन है, उसको एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जो उसको मेमोरी से उठा के फाइनली एग्जीक्यूट करके रिजल्ट स्टोर करने तक जो जो प्रोसेसेस होते हैं दैट इज पार्ट ऑफ दी जो है ना वो प्रोसेस. और उस प्रोसेस को मुख्तलिफ जो है ना वो सब प्रोसेसेस में ब्रेक कर दिया, सब में ब्रेक कर दिया जाता है एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड दी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन. तो 3 की अगर आपको समझ आ गई है तो 8, 9, 13 उसमें क्या होगा, सब स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा. ठीक है. रिस्क का मोटा आर्किटेक्चर पता चल गया तो रिस्क वहां पे अगर रिस्क था तो यहाँ पे भी वो रिस्क ही होगा. बेसिक लेआउट ऐसा है. So that's why I thought that these are very appropriate, slides to go through this course. And in order to give the proper credit to this person, जिनकी original material है, मैंने इनका नाम जो है ना वो यहाँ पे as it is display किया. ठीक है. So ये जो मैं स्लाइड्स जो दिखा रहा हूँ इनकी, यस मैं इनको साथ साथ अपना जो है ना वो बीच में टच देता रहा. बट उसका ये है कि जो बेसलाइन चूंकि इनकी है, सो इट्स मोर एडवाइजेबल के टू बी एकेडमिकली ऑनेस्ट एंड करेक्ट. इट इज गुड कि आप जो है ना वो क्रेडिट. सो he starts with the discussion on the difference between processor and CPU. ठीक है. और उसको क्या कहते हैं. पहली बात यह है कि जी आर्म जो है इट डिजाइन्स द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ प्रोसेसर्स लाइक सीपीयूज, जीपीयूज, एमपीयूज, एमसीयूज व्हिच आर मेमोरी कंट्रोलर, इंटरकनेक्ट्स. ठीक है जी. एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो ये अभी हम आगे चल के देखते हैं कि बेसिकली जो आर्म है, आर्म कंपनी जो है वो themselves कोई प्रोसेसर नहीं बनाती, सिर्फ डिजाइन बनाती. ठीक है. डिजाइन सेल करती है, इम्प्लीमेंटेशन. जैसे आप सोचें कि पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल ऐसे दी जा सकती है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खवातीन के बहुत सारे कपड़े बन के आते हैं. अब ग्राफिक्स डिजाइनर जो है बहुत सारों ने हायर किए हुए, बहुत सारों ने ग्राफिक्स डिजाइनर हायर नहीं किए हुए. वो जो ना उन लोगों से कहते हैं कि अगर आपने कोई डिजाइन बनाए हुए डिजाइन हमें सेल करते हैं, पर डिजाइन हम आपको पे करते हैं और वो डिजाइन हमारा हो गया, उसको हम किसी कपड़े पे प्रिंट करें जो मर्जी करें वो हमारी
मर्जी है और फिर हम उसको जिसका अगर के लिए नक्शा बनाते हैं बस चला मुझे आप उससे नक्शा बना दिए नक्शा एग्जैक्ट। सो दिस इज लाइक टेकिंग अ ब्लूप्रिंट कि प्रोसेसर होना है कैसे चाहिए। अच्छा, अब हमें ये समझने की जरूरत है कि दिस इज सच अ वो कॉम्प्लेक्स थिंग कि इट इज चीपर फॉर मेनी वो कंपनीज जो फैब्रिकेशन कंपनीज हैं कि वो बजाय इसके कि टेक्सस इंस्ट्रूमेंट्स वाले अपना प्रोसेसर बनाए, डिजाइन भी खुद करें, इट इज बेटर कि डिजाइन परचेज कर लें और सेल करें, फैब्रिकेट करके सेल करें। सो दुनिया वो आपको पता है स्पेशलाइजेशन और सब स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही है कि जी मैं अपना ये स्पेशलाइज्ड हूँ, ठीक है। सो आम ये डिजाइन करती है और जो दूसरी फर्म्स हैं विच आर एक्टिव ऑन द फील्ड ऑफ प्रोसेसर डिजाइन लाइक इंटेल के भी कॉलकॉम डिजाइन फुल फ्लैश्ड एप्लीकेशन प्रोसेसर। वो जो प्रोसेसर जिनको कि हम अपने लैपटॉप वगैरह में देखते हैं, वो लैपटॉप के अंदर जो चीजें आपके पास या ये जो सीपीयूज में इवन सर्वर्स में जो प्रोसेसर आता है, दैट इज अ डिफरेंट क्लास ऑफ प्रोसेसर्स। अब आर्म की जो अब लेटेस्ट वेरिएंट्स आ रहे हैं, उन्होंने ग्रेजुअली उसको टच करना शुरू कर दिया, बट ये स्टार्ट हुए थे वो माइक्रो कंट्रोलर से। और माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का फर्क वो हम देख चुके हैं कि माइक्रो कंट्रोलर इज समथिंग दैट हैज द इंटेलिजेंट पार्ट एंड इट्स पेरिफेरल बिल्ट ऑनटू द सिंगल चिप एंड मेमोरी आल्सो। वेयर प्रोसेसर जो है उसके अंदर कोई वो किसी किस्म का पेरिफेरल नहीं होता, मेमोरी भी बिल्ट इन नहीं होती, ठीक है जी। इट हैज जस्ट द सीपीयू पार्ट, द एएलयू पार्ट, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कंट्रोलर, उसके साथ कुछ रजिस्टर्स, कुछ कैशे और वो दी बस टू इंटरेक्ट विद मेमोरी एंड अदर डिवाइसेस। तो ये फर्क है कि ये जो है वो इनके अंदर। सो दिस इज हाउ दे आर फंक्शनिंग। सो दैट इज व्हाई आर्म्स के जो काम की डिजाइन है उनको इस तरह से रेफर किया जाता है, कॉर्टेक्स A15, A57, A75। अब ए जो है इसका एक मतलब है, यानी A is a family of processors. In fact, there are 3 families of processors in ARM. ठीक है जी। और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। जब आप इसके आगे जाके देखेंगे ना कि ARM की जो सेग्रीगेशन है इनटू वेरियस फैमिलीज, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज है, क्योंकि ए वो कहीं पे कोई नंबर पहले आ रहा है, कोई नंबर बाद में आ रहा है। यूजुअली हमारा ख्याल होता है कि अगर किसी का वर्जन नंबर बेहतर है तो वो उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। इसमें रिवर्स भी है, यानी कि कुछ चीजों में प्रीवियस वाली जो चीज होगी वो ज्यादा बेहतर है। सो ये ना इट्स ऑल टुगेदर अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ इकोसिस्टम। सो जो cortex family of CPUs है, neither ARM nor the Lexus Light are consequent in using the A tag application. So A जो है वो बेसिकली किसके लिए है, ये वो एप्लीकेशन के लिए। जिस तरह मैंने कहा कि इसके अंदर 3 टाइप के वो प्रोसेसर्स आते हैं, A, M एंड R। A is the application processor जो कि वो आपकी लेट्स से कि जाएंगे टैबलेट्स में, मोबाइल फोन्स में, ठीक है, आपके स्मार्ट टीवीज में वो जाएंगे, ठीक है। वो दे आर मोर लाइक द नॉर्मल प्रोसेसर्स। उसके बाद एक है जो आर फैमिली। आर फैमिली वो है जो कि हार्ड रियल टाइम, उसको आर रियल टाइम की वजह से कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो उसकी जो क्या कहते हैं टाइमिंग है, वो एब्सोल्युटली प्रिडिक्टेबल है। यानी इंटरप्ट कितनी देर में इंटरप्ट से वो वो करके और वापस निकल आएगा। So these are very important things in certain areas. For example, precision, हाँ precision वो हाँ वो भी है। और असल चीज है प्रिडिक्टेबिलिटी। जब आप माइक्रो कंट्रोलर्स की रियल टाइम सिस्टम्स की बात करते हैं ना, तो उसमें ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि कितना टाइम लगाएगा, ज्यादा बड़ा टाइम ये कि प्रिडिक्टेबल टाइम लगाएगा। कि हर दफा इस काम के लिए जो है वो 5 माइक्रो सेकेंड से लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे आप काम करते हैं, सो वहां पे द टाइमिंग इज वेरी क्रूशियल। If the timing is lost, for example, aircraft control systems में microseconds can make a difference. So अगर आपका जो कंट्रोलर है वो कोई एक इंटरप्ट को सर्विस करने गया और उसने वो 2-4 अनप्रिडिक्टेबल है कि कभी वो 6 माइक्रो सेकेंड लेता है, कभी वो 10 माइक्रो सेकेंड लेता है,
तो अब क्या होगा कि अगर आपने 6 के ऊपर प्लान किया हुआ था और उसने 10 लिए तो रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। सो सपोज कि आपका वो एयरक्राफ्ट जो ना बिल्कुल नोज डाइव की तरफ लेके आ रहा था और उसने जब पुल अप करना था, तो जब वो पुल अप करता है तो उस टाइम के ऊपर फिर एयरक्राफ्ट में रिस्पॉन्ड करना होता है, वो उसने 4 माइक्रो सेकेंड जो ना वो लेट किया। तो 4 माइक्रो सेकेंड और मौत जो ना ये बराबर है। उस स्पीड के ऊपर सब आप फैसला करता है ना, वो जो टेस्ट करते थे वो जाके उठा पा जाते थे। वही चीज। ये आपको पता है कि यहाँ पे एक हादसा भी इसी तरह से हुआ था एक एयर शो के अंदर, और वो F-16 के एक पायलट जो है वो इसी तरह से जो है वो क्या था कि वो आया और उसने माइक्रो सेकेंड जो है के फर्क के साथ उसने जो है वो लेट लिफ्ट किया एंड एयरक्राफ्ट एंड द पायलट बोथ गॉट लॉस्ट। तो ये R जो है फॉर रियल टाइम है, और उसके बाद एक M नॉर्मल माइक्रो कंट्रोलर से आता है, जहां पे कॉस्ट जो है ना वो आप बहुत ज्यादा बेयर नहीं कर सकते। तो जो चीपर वर्जन हैं ARM के और ऑब्वियसली लेस कैपेबल आल्सो, वो फिर जो है वो M है। सो हम जो बात करेंगे वो ARM V-X। अब ये जो है वो V-X से जो है वो जाहिर होते हैं। V4 इज लेट्स से द लेटेस्ट वर्जन, बल्कि V7 इज द लेटेस्ट ARM वर्जन। तो हम जो है ना वो उसके हिसाब से तो टॉपिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है जी? ARM को इंट्रोड्यूस करेंगे, एवोल्यूशन ऑफ ARM, जो है इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर, ARM की CPU लाइन किस तरह से, कौन कौन से CPU, अर्ली CPU जो है ना वो कौन कौन से थे, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 से वर्जन 6 क्या है, फिर वर्जन 4, वर्जन 7, वर्जन 8 जो ए टाइप के CPUs हैं, ठीक है, इनको जो है ना वो हम देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ARM जो है वो क्या है? ARM जो है वो बेसिकली एक ARM होल्डिंग्स जो है वो कंपनी है, एक ब्रिटिश सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनी, ठीक है। 1983 में एक्चुअली एक्रॉन जो है वो के नाम से, एक्रॉन कंप्यूटर के नाम से एक कंपनी थी। एक्रॉन कंप्यूटर को जो है ना ये टास्क दिया गया कि आप जो है ना वो नेक्स्ट जनरेशन हाई जो है ना परफॉर्मेंस प्रोसेसर को जो है ना वो हमें आज बताएं कि जी वो कौन सा हो। So what they did was कि जी they searched around and they came up with the conclusion कि जी अभी कोई suitable ऐसा जो है वो चीज मौजूद ही नहीं है मार्केट में जो कि नेक्स्ट जनरेशन प्रोसेसर हो। तो they decided कि वो अपना जो है ना वो प्रोसेसर बनाएंगे। तो in a duration of 18 months उन्होंने एक जो है ना वो प्रोसेसर डिजाइन किया और उसका नाम जो है ना वो ARM था, एक्रॉन रिस्क मशीन्स, ठीक है जी। बट हुआ ये कि एक्रॉन जो है ना वो फॉर सम रीजन वहां से ये प्रोजेक्ट स्पिन ऑफ होके अलग हो गया और इसका नाम जो है वो एडवांस्ड रिस्क मशीन्स के नाम से, और फिर बाद में इसका नाम, कंपनी का भी नाम ARM पड़ गया सिंपली और प्रोसेसर का भी ARM पड़ गया। बट टू स्टार्ट विद इसको जो है ना वो ARM वो एडवांस्ड रिस्क मशीन्स कहा जाता है। सो बेसिकली आर्किटेक्चर जो है ना वो अब रिस्क इंटायरली नहीं है, लेकिन किसी हद तक कुछ ना कुछ चीजें रिस्क से रिलेटेड इसमें लाया करती है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैम्ब्रिज में है, और इसके बाद जो है ना वो इसकी जो डिजाइन हेडक्वार्टर्स वगैरह है, डिजाइन इसका जो है वो फ्रांस में भी है, इसका उसमें टेक्सास ऑस्टिन में भी है, कैलिफोर्निया में भी है, और बैंगलोर इंडिया में। So it was acquired in 2016 by SoftBank, और उसके बाद अब जो है ना वो ये NVIDIA जो है उसने इसको जो है ना एक्वायर कर लिया, ठीक है। सो द कंपनी डिजाइन्स लो पावर प्रोसेसर कंपोनेंट्स, ठीक है जी। ये सिर्फ पूरे के पूरे प्रोसेसर नहीं बनाती, ये प्रोसेसर कंपोनेंट्स ही बनाती है। सो हो सकता है कि इंटेल के किसी माइक्रो प्रोसेसर में इनकी कोई इंटरकनेक्ट या बस या कोई मेमोरी कंट्रोलर इस टाइप की चीज का डिजाइन यूज हुआ हो। Okay. For embedded mobile and server markets such as CPUs, Mali GPUs, Athos NPUs, memory controllers, on-chip interconnect, ठीक है जी। और ये डिजाइन टूल्स भी बनाती है, यानी कि ये सॉफ्टवेयर भी बनाती है, उसके सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, ये वो भी जो ना वो बीच में डेवलप करती है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये एजुकेशनल कंटेंट बनाती है,
तो मैं एक दफा दोबारा कर दूं कि आर्म की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएं, आप एम्बेडेड सिस्टम्स को अगर सीखना चाहते हैं, आर्म की वेबसाइट के ऊपर आर्म एजुकेशन एकेडमी में वो कंप्लीट टूल किट्स हैं जिसमें के लेक्चर्स, जिसमें वीडियोस शामिल हैं, उसके बाद कोड, एवरीथिंग इज गिवन बाय दे आर सो जेनरस कि उन्होंने हर चीज दी हुई है। आप जाएं और आप उसको जरा करें। अगर हमें इन्होंने मौका दिया तो हम इनको एक एडवांस्ड एम्बेडेड सिस्टम्स विद रोबोटिक्स का जो है ना वो एक मशवरा देंगे कि वो एक कोर्स जो है ना वो ऑफर कर दे नेक्स्ट सेमेस्टर। सो एम्बेडेड सिस्टम्स की ना, मैंने आपको कहा था कि एम्बेडेड सिस्टम्स एक ऐसी चीज है जो कि ना ये एक सिंगल कोर्स आपको ना जॉब लेके दे सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव गुड ग्रास्प ओवर द आर्किटेक्चर। ठीक है, इवन प्रोग्रामिंग भी अगर आप कर सकते हैं, हार्डवेयर डेवलप कर सकते हैं, तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। तो हम उसको तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो व्हाट दे सेल इज, डिजाइन ये चीजें करते हैं, लेकिन ये सेल जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, इंक्लूडिंग द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। और जो फैब्रिकेशन है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनसे परचेज करता है। अच्छा, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी परचेज करता है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी अपनी है। यानी अब आप देखें कि ये बताएंगे कि जी 13 स्टेज पाइपलाइन होनी चाहिए जो यू फंक्शन करे, इतने रजिस्टर्स होने चाहिए, ठीक है जी, इतना नीचे ये होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए, ये सारी चीजें बताएंगे। लेकिन ये जो है ना जो आपकी जो फैब्रिकेट करने वाला है, फैब्रिकेशन फिर उसके ऊपर है। सो आप ये नहीं कह सकते कि एक जो आर्म का प्रोसेसर कोर की बेसिस के ऊपर एक जो प्रोसेसर बनाया टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने और एक जो बनाया एनएक्सपी ने, वो दोनों एक तरह के होंगे, नहीं, दे विल बी डिफरेंट, पेन आउट भी डिफरेंट होगा, इंटरनली हार्डवेयर भी डिफरेंट होगा। ठीक है, और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, मैंने चूंकि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स वाला देखा हुआ है और वो भी देखा हुआ है उसके यूज किए हुए हैं, एनएक्सपी के यूज किए हुए, एलपीसी सीरीज के 2148 यूज किया था हमने लॉन्ग टाइम बैक। सो वो जो है उनमें एनएक्सपी इज इजियर टू हैंडल देन टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो ये जो अब आपके पास लेट्स से कि आते हैं बीगल बोन ब्लैक या रास्पबेरी पाई, इसके अंदर भी आर्म का प्रोसेसर लगा हुआ होता है, और अब वो उस लेवल के ऊपर पहुंच गए हैं कि वो फुल फ्लैज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंज्यूम करता है और उससे आगे चलता है। अच्छा जी, सो आर्म आईपी ऑफर्स टू बी यूज्ड अलोंग विद कॉर्टेक्स A73 सीपीयू। ये मतलब A73 सीपीयू जो था, इसके साथ हमने क्या क्या दिया, ठीक है जी, ग्राफिक आईपी आर्म वाली G571 वाली DP 550, डिस्प्ले प्रोसेसर वाली V550, वीडियो प्रोसेसर, ठीक है जी, आर्म कोड लिंक CCI जो कि कैशे कोहेरेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है जी, कोर लिंक जो है ना जो कि इंटरप्ट कंट्रोलर, सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ट्रस्ट जोन कंट्रोलर। ट्रस्ट जोन कंट्रोलर जो है ये यूज होते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में जो है ना वो के लिए इम्पोर्टेंट होती है। डायनामिक मेमोरी कंट्रोलर, ठीक है जी, डीबग एंड ट्रेस, और उसके साथ फिजिकल जो है ना वो आईपी। इसी तरह टूल्स में उसी के साथ इन्होंने क्या क्या जो है ना वो चीज ऑफर की, DS5 डेवलपमेंट स्टूडियो, ठीक है जी, फिक्स वर्चुअल प्लेटफॉर्म, वर्सेटाइल एक्सप्रेस, कंपाइलर 6, पास मॉडल। सो अब ये देखें कि इन्होंने क्या क्या वो सिर्फ प्रोसेसर नहीं जो है ना वो डिजाइन किया, यानी ग्राफिक जो है ना वो प्रोसेसर या ग्राफिक जो है ना वो पोर्शन में कुछ चीजें इन्होंने दी जो कि डिस्प्ले एंड वीडियो प्रोसेसर से। फिर उसके बाद इंटरकनेक्ट्स आप देखें, कंट्रोलर्स देखें कितने सारे दिए, और फिर सॉफ्टवेयर के टूल्स भी कितने सारे। सो दिस इज व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग। अच्छा, अब ये कॉर्टेक्स A57, A53 CPUs एंड CCI 400 इंटरकनेक्ट बेस्ड एक सिस्टम ऑन चिप जो है, ये आर्म वर्जन 8 है। तो इसको अगर आप जो ना देखें कि ये जो ना वो एक इंतहाई बड़ा जो ना वो आर्किटेक्चर, अगर आप इसमें गौर करें, सो यहाँ पे आपका जो है वो ये वो आपका GPU है, ठीक है जी, इस GPU के साथ यहाँ पे देखें ये A53 की कोर है, ये मल्टी कोर प्रोसेसर है जिसमें L2 कैशे है, ये A57 की कोर है,
इस VRT कैशे और ये जो है वो GIC 400 इंटरप्ट कंट्रोल है, ठीक है। अच्छा, अब ये बस के थ्रू, कॉमन बस के थ्रू ये सारे के सारे कनेक्टेड है किससे? कैशे कोहेरेंट इंटरकनेक्ट इसके साथ। अच्छा, और यहाँ से क्या है? पेरिफेरल इंटरकनेक्ट उसके साथ जा रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद फिर जो है ना वो ये डायनामिक मेमोरी कंट्रोलर, ठीक है। और ये आप देखें कि डिस्प्ले एंड वीडियो सब सिस्टम। सो ये एक कंप्लीट सिस्टम ऑन चिप जो है ना वो किसी ने ये जो है ना वो एक जो डिजाइन किया हुआ है, ये उसकी ये बोर्ड नहीं है, ये एक आईसी के अंदर, ये एक आईसी के अंदर है, जिसमें कि अभी हम देख के आए कि क्या क्या यूज किया हुआ है। जो आर्म का डिजाइन है, आर्म से डिजाइन जो है ना वो ये जो ये आर्म का डिजाइन है, 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 ठीक है जी। उसके बाद मेरा ख्याल है कि दैट ये पेरिफेरल्स भी जो है वो उसी का पार्ट है। सो ये ओवरऑल एक जो है वो सिस्टम ऑन चिप है, जो कि सारे का सारा जो है वो आर्म की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके डिजाइन है। ये एक चिप के अंदर। अच्छा, अब ये क्या है जी? ये एक और जो है ना वो CCI 550 की बेसिस के ऊपर जो है ना वो है, और ये भी उसी तरह से जो है ना वो अबैट है। लेकिन अब आप देखें कि ये जो है ना वो बहुत ज्यादा एनहांस हो। क्या है जी इसके अंदर? ये देखें कि इसके अंदर कॉर्टेक्स A75 और A55 कोर्स है, ठीक है जी। ये जो है इंटरप्ट कंट्रोलर अब 600 अपडेट हो गया, हमारी G572 GPU आ गया, और ये अब जो है ना वो कैशे कंट्रोलर इंटरकनेक्ट जो है ये भी अपग्रेड हो गया इसके अंदर, ठीक है। अब इसके साथ ये एक मेमोरी सब सिस्टम पूरा लग गया, जिसके साथ जो है वो फिजिकल मेमोरी डायरेक्ट जो है वो डायनामिक मेमोरी कंट्रोलर के साथ एलपी जो है वो लो पावर DDR4 मेमोरी जो है वो लगी हुई है, ठीक है जी। और MMU 500 विच इज दी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ये लगा हुआ है। और ये वीडियो प्रोसेसर, ये डिस्प्ले प्रोसेसर है, ये सारे के सारे किस तरह के हैं? ये एक सिस्टम ऑन चिप है। इसको क्यों सिस्टम ऑन चिप कहते हैं? ये अब आप देखें कि ये ना माइक्रो कंट्रोलर है ना ये माइक्रो प्रोसेसर है, इट्स अ कंप्लीट सिस्टम ऑन चिप। ये पूरा वीडियो डिस्प्ले सिस्टम है, और जो है ना वो ग्राफिक डिस्प्ले सिस्टम है, which is you know designed on one chip. That's why it is called a system on chip. और इसके सारे के सारे जो components हैं वो ARM के intellectual property हैं। अच्छा, तो अब हम जरा जब हम ये देख लेते हैं कि अच्छा हमें समझ आ गई कि ARM जो है ना वो बना क्या क्या है। तो ARM का बिजनेस मॉडल क्या है? So ARM develops technology that is licensed to semiconductor companies. ये बात हम देख चुके हैं। It receives an upfront license fee. ये ऐसे ही है कि आपने अपना नक्शा किसी ने आपको बना के देना है, तो वो ये इंतजार तो नहीं करेगा ना जब आप घर बनाएंगे तो आप उसको पैसे देंगे। उसने कहना भी घर बनाओ या ना बनाओ, आपने मुझसे मेरा नक्शा ले लिया, पैसे देते। एंड रॉयल्टी ऑन एवरेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रॉयल्टी भी लेंगे, यानी रॉयल्टी ये होता है कि हर चिप के अंदर जो है ना वो शेयर है कि उस डिजाइन की बेसिस, वो डिजाइन जो आपने उनको बेचा है, वो जिस जिस चीज के अंदर जाएगा उस चिप के अंदर आपका, उसके अंदर आपका परसेंटेज। लेट्स से कि $10 उसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, $1 जो है ना वो इनको जाएगा। तो अब आप ये देखिए कि सिर्फ बाय सेलिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितना बिजनेस कर रहे होंगे इस वक्त। जस्ट इमेजिन कितने $1 बिलियन कंपनी होगी, ह्यूज। सो बेसिकली क्या है, आर्म जो है, दिस इज आर्म, और ये जो टील कलर है ना, टील कलर, ये टिपिकल आर्म की वेबसाइट और इनकी जो है उसका कलर है। सो दे मेक द टेक्नोलॉजी। ये सेमीकंडक्टर, इनको ये पार्टनर्स कहते हैं, ठीक है। कस्टमर्स नहीं, इनको पार्टनर्स कहते हैं। सो दे कस्टमर्स जो है ना वो ये इनको लाइसेंस फी पे करते हैं, और ये जो है ना दे मेक द चिप्स, ठीक है जी। वंस दे मेक द चिप, दे पे पर चिप रॉयल्टी टू द, ठीक है जी। और देन
ये जो है ना वो चिप्स बना के जो है ना वो OEM को बेचते थे। OEM जो है वो क्या करता है, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट सेल करता है। अब OEM जो है वो जब कंज्यूमर प्रोडक्ट सेल करेगा तो उसके साथ वो नेचुरली उसमें क्या होगा कि जब उसको कोई इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड है तो वो जो है ना वो आर्म को फीडबैक देगा कि हमें ये जो है ना वो चीजें चाहिए। सो ये यहाँ पे कोई पैसा जो है ना वो इन्वॉल्व शायद नहीं है। हाँ, अनलेस कि अगर OEM जो है ना डायरेक्टली कोई खुद भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज कर रहा है उनकी, तो फिर अदरवाइज ये है कि इट्स जस्ट अ फीडबैक मैकेनिज्म जैसे डिजाइन इम्प्रूव। जैसे अभी पाकिस्तान में जो चिकन चाप जैसे हाई तो ये डिजाइन बना के चाइना पे देते हैं यही चीज है। वो फिर उन्हीं का टेप लगा के उन्हीं का नाम लगा के कहता है कि हमारे जितने भी टेक्नो है या ये जितने भी चाइना हुआ है कहता है ये एक ही फैक्ट्री में होता है। ऐसे किसी का एक लोगों से बनता है किसी का दूसरे लोगों से। लेकिन मैन्युफैक्चरर है ना, मैंने ये इट्स जस्ट लाइक अ जो ना वो शेफ मेकिंग डिफरेंट फूड। आप उसको भेज देते हैं कि जो ना वो लगा के भेज दो तो वो आपको भेज देता है। जैसे गांव वगैरह में शायद अभी भी रिवाज होगा कि कुछ लोग ना घर से आटा भेज देते थे कि तंदूर पे रोटियां लगवा के ले आओ। एक तो होता है तंदूर वाले खुद ही अपना आटा यूज करके और रोटियां लगा के, एक होता है कि आप जो है ना वो, अच्छा तो वो क्या है कि वो आपका आटा लेता है, उसकी जो है ना कोई तंदूर पे रोटी बनाता है, वो दे देता है, दैट इज योर्स। ठीक है, तो ये जो सिलसिला है वो क्या है कि वो रोटी जो है, आप उसके अंदर जो मटेरियल आपने प्रोवाइड किया था उसको उसने मैन्युफैक्चर करके आपको दे दिया। अच्छा, वो उसके साथ आप इंस्ट्रक्शन भी दे देते हैं कि भारी लगा देना या हल्की लगा देना, पतली बना देना, वो उस हिसाब से वो डिजाइन उसका जो है ना वो चेंज कर देता है। तो मैन्युफैक्चरर पीछे एक ही बैठा हुआ है। ठीक है, उस केस में मटेरियल भी वो खुद ही ये लेता है या सिर्फ डिजाइन इंस्ट्रक्शंस लेता है। ठीक है, सो दिस इज लाइक कि आपका वो पीछे एक जो है वो शेफ है जिसके पास सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, आप उसको अपनी रेसिपी भेजते जाते हो। ये वो शेफ नहीं है जिसको कि खुद पता है कि रेसिपी क्या है, उसे ये पता है रेसिपी फॉलो कैसे करना और मटेरियल्स लेके कैसे कमाई करना, रेसिपी आप दे देते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है कि जी एग्जांपल फॉर रेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेबिलिटी ऑफ द प्रोसेसर, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस फॉर Cortex A35 रेंजिंग फ्रॉम मोबाइल टू डीपली एम्बेडेड। तो ये क्या है कि जी आप इसको एक A35 के जो प्रोसेसर है उसको जो है ना वो क्या कर सकते हैं, दो मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस में लगा सकते हैं। यानी ये डिजाइन इस तरीके से होता है, आप उससे मल्टी कोर प्रोसेसर बना लें। ठीक है जी, तो ये क्वाड कोर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रही है। सो दे आर डिजाइन्ड इन अ मैनर कि थ्रू दोस कॉमन इंटरकनेक्ट एंड द सॉफ्टवेयर, ये जो है ना वो चारों के चारों जो है ना वो मल्टी कोर प्रोसेसर सिस्टम में फॉर्म करें। और मोर देन 10 टाइम्स स्मॉलर आप जो है ना वो ले आए और वही कॉर्टेक्स A35 जो है वो सिंगल कोर में ले आए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जी ये इसकी जो है ना वो सिंगल कोर है, 8 के L1 कैशे है, नो L2। क्वाड कोर कॉन्फ़िगरेशन में जाएं तो 32K की L1 कैशे। ठीक है जी, नियॉन का मॉड्यूल ऐड हो गया, क्रिप्टो ऐड हो गया, 1 MB की L2 कैशे भी आ गई। ठीक है, सो यानी इसकी इसको डिजाइन को आप जो है ना वो इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते, चेंज कर सकते। अब ये ना वो इसकी जो एवोल्यूशन ऑफ द अप्रोचेस यूज्ड टू सर्किट डिजाइन। सो सर्किट डिजाइन जो है वो इसमें क्या है, फुल कस्टम डिजाइन। ठीक है जी, हैंड लेआउट ऑफ एंटायर सर्किट, सेमी कस्टम डिजाइन, द डिजाइन विल बी सबडिवाइडेड इनटू फंक्शनल यूनिट्स एंड फर्दर इनटू ब्लॉक्स एंड एप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स। ठीक है जी, तो इसमें हैंड लेआउट और ऑटोमेटेड लेआउट जो है वो आप मिक्स कर देते हैं। फुली सिंथेसाइजेबल डिजाइन, ऑटोमेटेड लेआउट ऑफ द एंटायर सर्किट, सिंपल स्केलिंग। ठीक है जी, फ्रॉम 28 नैनोमीटर टू 16 नैनोमीटर। और तो इसमें क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन टाइम जो है ना वो ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो आप जब फुल खुद जो है ना वो सर्किट डिजाइन खुद करते हैं तो आपका जो है ना वो पावर और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होती है। आज भी सॉफ्टवेयर टूल्स इतने आने के बावजूद भी अगर आप सर्किट डिजाइन के ऊपर लेआउट खुद करते हैं
तो वो जो है ना इट इज जो है ना वो मोर एफिशिएंट, और अगर टूल करता है तो इट इज लेस एफिशिएंट। ठीक है, तो ट्रेंड लेकिन किस तरफ से है, पहले क्योंकि अब डिजाइन बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए, बहुत ज्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, सो इसलिए अब वो ह्यूमन बीइंग के पास से बात ना दे होती। So ARM के जो प्रोसेसर डिजाइन थे बिफोर द Cortex A9, they were partly hand layouts and partly automated layouts। ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स आपने बना दिए, अब उन कंपोनेंट्स को आपने फिजिकली राउट करना है ना, कनेक्टिविटी को राउट करना है ऑन द चिप। वो राउट जो है वो पहले A9 से पहले तक पार्टली हैंड लेआउट एंड पार्टली ऑटोमेटेड। अब जो A9 प्रोसेसर के बाद से विच इज फ्रॉम 2007 फुली सिंथेसाइज्ड डिजाइन, यानी कि अब जो है ना वो फुली खुद ब खुद जो है ना वो सारा के सारा लेआउट सॉफ्टवेयर करता है। अच्छा, so over time, more and more advanced standards cell libraries were developed that have a large variety of design options, cell types or drive strengths, which lessens the need for custom cell। तो अब आपको जो है ना वो सॉफ्टवेयर इतना जो है ना वो आपका एडवांस हो गया है कि अब आपको हैंड लेआउट करने की या कस्टम लेआउट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, so ARM provides either a Cortex license or an architecture license। ठीक है जी, so standard CPU, Cortex license, proprietary CPU, ठीक है जी, आर्किटेक्चर लाइसेंस। अब ये इसमें क्या फर्क? In case of a Cortex license, the licensee gets a complete standard architecture design with flexible configuration options for the sizes of, for example, यानी कि कुछ चीजें उसमें कन्फिगरेबल होती हैं, आप अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी लाइसेंस किस चीज का है, ये डिजाइन हमने दे दिया, इसमें से ये चंद चीजें हैं जिसको कि आप छेड़ के अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर लें, बाकी आपने वही बना। दैट इज वाई मैं जिस तरह कह रहा था ना कि सेम आर्किटेक्चर होगा, बट प्रोसेसर सैमसंग बनाएगी तो कुछ और बनेगा, जो है ना एनएक्सपी बनाएगी कुछ और बनेगा, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स बनाएगी कुछ और बनेगा। जिस तरह की मोबाइल है ना, सिंपल मेमोरी का सेम डिजाइन होता है सब कुछ, बस किसी की 32 होती है, किसी की 8 होती है। असल इवन उसमें भी आपको समझ नहीं आती, किसी ने DDR4 लगा दी होगी, किसने DDR5 लगा दी होगी, पर जिसने DDR5 लगाई होगी उसने पीछे कोई और ऐसी चीज चेंज कर दी होगी। आपको रियली इट इज ऑलमोस्ट अ वेरी डिफिकल्ट जॉब नाउ कि आप परफॉर्मेंस को ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस कैटेगराइज कर सकें, यार कौन सा अच्छा होगा कौन सा मुश्किल है, हार्ड। Okay, so architecture license that allows using the ARM instruction set architecture, and the licensee has to design their custom micro architecture, which leads to proprietary CPU। यानी जब आप आर्किटेक्चर का लाइसेंस लेते हैं तो सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, वो जो हमने जो ना वो एट नागा की भी पढ़ी थी कि 136 इंस्ट्रक्शंस थी, और उसका ऑप कोड है, और फिर उसकी ऑप कोड के जो ना वो रजिस्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होता है, वो कंप्लीट एक टेबल। तो इस केस में जो है ना वो आप सिर्फ वो बाय करते हैं, और उस बाय करने के साथ नीचे जो प्रोसेसर है वो आप खुद इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है जी, जब आप वो खुद इंप्लीमेंट करते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट सिर्फ परचेज करते हैं, तो फिर यू हैव यू नो यू आर फ्री कि आपने वो इंस्ट्रक्शन सेट सपोर्ट करना है, नीचे आर्किटेक्चर जिस तरह का मर्जी। जबकि जब आप कॉर्टेक्स लाइसेंस लेते हैं तो आप ये दोनों चीजें जो है इनफैक्ट जो है वो साथ लेते हैं, आर्किटेक्चर भी लेते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट भी लेते हैं, उसके अंदर बहुत थोड़ा सा मार्जिन होता है कि आप चीजों को खेल सकें। तो फॉर एग्जाम्पल एप्पल और सैमसंग बॉट एन आर्किटेक्चर लाइसेंस, डिजाइन देयर सीपीयूज एंड नेम देम एज दे लाइक। वो अपना जो है वो जो है इंस्ट्रक्शन सेट ले लेते हैं, नीचे पढ़ते हैं। ठीक है, so advanced build on ARM Cortex technology licensing। ये क्या? So it was introduced in 2016। अब यार देखें कि हम टेक्निकल आर्किटेक्चर की तरफ अभी नहीं है, हम सिर्फ ARM को डिस्कस कर रहे हैं कि ARM का बिजनेस क्या है, हाउ डज इट फंक्शन। ARM के आर्किटेक्चर पे हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से शायद करेंगे। So it was introduced in February 2016, available for lead partners only। So this new license agreement allows licensees to request changes of microarchitecture
and use the customized design in it. तो बजाय इसके कि आप आर्किटेक्चर लाइसेंस लें, आर्किटेक्चर लाइसेंस में क्या था कि आप आर्किटेक्चर खुद डिजाइन करते थे, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लेते थे। क्यों? क्योंकि वो जो ना आर्म आपको अलाउ नहीं करता था कि आप उसे चेंज कर सकें कॉर्टेक्स में। अब वो कहते हैं कि एक और टाइप का लाइसेंस आ गया है, थर्ड टाइप का, बिल्ट ऑन आर्म कॉर्टेक्स टेक्नोलॉजी, जहां पे वो क्या आपको अलाउ करते हैं, वो आपको ये अलाउ करते हैं कि जी आप जो ना वो चेंजेस कर दें माइक्रो आर्किटेक्चर में एज पर दें। So ARM provides its engineering and design services for implementing their requested modifications for additional costs. ठीक है जी। तो यानी देखें कि मोटी बात यह है दुनिया में कि अगर आप एक चीज के एक्सपर्ट हो गए ना, एक चीज के ऊपर आपकी ग्रिप है, फिर आपको पैसों से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपने एक्सपर्ट बनना है। सर अभी ये खुद यही चीज सोच रहा था सर, मैं मांगू क्या, मैं अच्छा एग्जाम्पल दे दें कि पोस्टों में पीएचडी कर दो, लेकिन कब तुम्हारी कदर हो, लेकिन अगर तुम कभी इस तरफ से कभी इस तरफ से, और वो करे भी ऐसे कि फिर आप उसमें ना वाकई उस्ताद तस्वर किए। अब हम जैसे लोग जो मतलब पिछले सेमेस्टर में मैथ पढ़ा रहे थे, अगले सेमेस्टर में एम्बेडेड पढ़ा रहे हैं, उससे अगले में हो सकता है पावर पढ़ा रहे हो, या जिस तरह मेरे हाथ साहब तो कुछ नहीं मिलता कि अगर आपने 100 मीटर पे कुआं निकालना है, तुम 10 मीटर इधर करो, 10 मीटर इधर करो, सारी उम्र लगे रहो, नहीं निकलेगा। नहीं पहुंच सकते। कहते हैं कि एक ही चीज पे फोकस करो, ऐसे करो कि अल्लाह पाक को मजबूर हो जाए कि हाँ भाई ठीक है यार, बिल्कुल सही बात है। So, under the licenses terms, ARM still owns the IP. However, the modified microarchitecture is not shared or made available to other licenses. यानी अगर आप कोई चेंजेस करवाते हैं तो वो पैसे लेते हैं, आपको डिजाइन कर देते हैं, लेकिन वो और किसी के साथ शेयर नहीं करते। An example is Qualcomm's Cryo 280 CPU that is based on ARM's Cortex A73, whereas earlier Qualcomm CPUs were custom designed based on an architecture license. तो पहले क्या था, Qualcomm आर्किटेक्चर लाइसेंस के ऊपर खुद डिजाइन करता था, बट A73 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार हमें इस टाइप का जो ना वो बना के दे दें और एडिशनल पैसे ले लें, लेकिन ये सारा काम भी आप खुद करके दे दें। तो आप देखें कि अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि अब आप अपना पूरा डिजाइन डिवीजन फारग कर दें, एक मेजर कॉस्ट कट कर दी और उसकी जगह पैसे उठा के किसको दे दिए, आर्म को दे दिए, काम हो गया। सो आर्म डिजाइन बनाने में जो ना वो हो गई, आप जो ना वो उसके बाद उसके प्रोसेसर बनाने और उसकी एप्लीकेशंस डिजाइन। ठीक है, सो एवरीवन हैज अ विन विन। तो ये थोड़ा सा हम जो ना वो एक देखते हैं कि ये थोड़ा सा डेटा पुराना है, बट हम फिर भी जो है इसको देखते हैं। सो कौन सी टाइप की जो है वो कितने बिलियन चिप्स जो है ना वो सोल्ड हुई है। सो अगर आप देखें कि अच्छा, वन हिस्टोरिकल फैक्ट, बेसिकली आर्म के एकदम से पॉपुलर होने की जो वजह थी, दैट वाज, जो कि मैं पढ़ाऊंगा भी शायद आपको वही, दैट वाज आर्म 70DMI। आर्म 70DMI जो उनका फर्स्ट आर्किटेक्चर था, जो कि अर्ली एडॉप्टर्स उसके जो थे वो जो ना वो सेल फोन्स थे। तो सेल फोन्स चूंकि बिलियंस में बनना शुरू हो गए, तो आर्म फिर जो ना वो चला गया, फिर उसके बाद वो हर चीज में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सारी की सारी में फिर आर्म चला गया। ठीक है, सो 1 बिलियन 2002, ठीक है जी, 10 बिलियन इन रफली 2008, तो 2014 में 50 बिलियन। और इस ट्रेंड को देखते हुए ये ट्रेंड कभी कम नहीं होना। ये जो ना मतलब एम्बेडेड सिस्टम्स है ना, आप जो मर्जी ले आए चीज, अल्टीमेटली हार्डवेयर में कुछ ना कुछ बनना है, तो वो जो हार्डवेयर में बनना है वो ये जना बनता रहेगा। अच्छा, अब जिसके जो सॉफ्टवेयर है जिसमें ये प्रोग्राम होता है वो कील है। कील वो है जिसमें कि एक्चुअली जो आपका 8051 है वो भी प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो मैंने जब इसको NXP वाले को प्रोग्राम किया था LPC 2148 को, तो हमने कील में किया था, और ये कब की बात है, दिस वाज बैक इन 2007, 17 साल पहले जिसमें मैंने आर्म प्रोग्राम किया। दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी कि ना उस वक्त मैंने जब आर्म स्टडी करा था एक प्रोजेक्ट के लिए, और वो हमने किया, वो एक जो ना वो बेसिकली UAV फ्लाइट कंट्रोलर के लिए था। तो
मैंने उस वक्त ही आर्किटेक्चर इसका ठीक जो है डिटेल में पढ़ा था, 5 स्टेज पाइपलाइन और ये। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने देखा है कि जिंदगी में मेहनत की हुई कभी भी जो है वो गाय नहीं जाती। अब देखें वो 2017 में मैंने आर्म पढ़ा था, उसके बाद मैंने आर्म नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आज भी जो है ना वो कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे उस पर काम करना पड़े या मुझे उसको रिवाइव करना पड़े, आई विल हैव टू टेक वेरी लिटिल टाइम वो रिवाइव हो जाए। ये मैं कॉन्फिडेंटली आप लोगों के साथ जो है इसको डिस्कस कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे एक बेसिक जो है वो सेंस है कि वो क्या था, ठीक है। वो मैंने उसको रिवाइव करना है, इट विल टेक अबाउट अ वीक, वो बिल्कुल फंक्शनल हो जाए। तो ये लेसन लर्न इज कि ये जरूर जो है वो। सो कील क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल फॉर एम्बेडेड प्रोसेसर्स, कॉर्टेक्स आर रियल टाइम वाले और एम जो है उनके लिए, ठीक है। एम्बेडेड Leonardo, non-profit company established by ARM, Freescale, IBM, Samsung, wherever, to support open source software developers using Linux on system on chips. So ये वो है जो कि आपके पहले जो ना माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर पहले Linux इंस्टॉल होगी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा एम्बेडेड लिनक्स, और एम्बेडेड लिनक्स के ऊपर फिर जो आप उससे एप्लीकेशन करवाना चाहते हैं वो फिर होगी। फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन का कंट्रोलर बना रहे हैं, तो पहले उसके ऊपर एक एम्बेडेड लिनक्स आएगी, और जो वॉशिंग मशीन के कंट्रोल के फंक्शंस हैं वो फिर उसके ऊपर एज एन एप्लीकेशन लिखे जाए। दिस इज हाउ इट वर्क्स। SPSA, server based system architecture, a standardized server platform for 64-bit ARM processors. तो अभी आपको पता है कि 64-bit ARM processors भी जो है। So number of ARM industrial instruction set architectures based chips shipped per quarter in 2016 to 2019. So ये जो है ना वो shipment in billions of units है, ये per quarter है। तो on the average 5.5 बिलियन जो है ना वो चिप्स जो कि ARM के इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पे बेस्ड है वो पर क्वार्टर जो है ना वो सेल है। ₹1 पाकिस्तानी भी कमाए कितना हो? 5.5 बिलियन रुपीस तो हुई। नहीं मतलब अच्छा, और अब आप ये देखिए ₹1 पाकिस्तानी भी कमाए। ये देखें कि इन्होंने काम कब शुरू किया था। इन्होंने, मैंने कहा ना कि 1983 में काम शुरू किया और 18 महीने में एक जो है वो डिजाइन पहला प्रोड्यूस कर दिया, और बस उसके बाद फिर जो है कहा कि यार नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक। हमने भी वो 18 महीने कभी ना कभी स्पेंड करने विद द राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। नहीं करेंगे तो यही है, ठीक है, गिमिक्स चलती रहेंगी। अभी नाब लैपटॉप स्कीम आ गई, अभी मोटरसाइकिल स्कीम आ गई, अभी इलेक्ट्रिक बाइक, अभी सुना पंजाब में इलेक्ट्रिक बाइक दे रहे हैं जरा वो टीचर्स को। सुना है कि 16 पे भी टैक्स था। नहीं, कल न्यूज थी वो चली गई है, 21 रुपीज से जो रिटर्न वैल्यू थी 21 रुपीज से कम करके 11 पे ले जाए भाई। इट इज अ सिंपल थिंग, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी। वो कॉन्ट्रैक्ट ये था कि जी आप मुझे इतने की बेचेंगे, टैक्सेस वैक्सेस के साथ। चले ठीक है, आपने चूंकि इलेक्ट्रिक का पूरा ग्रिड पूरा इंस्टॉल किया हुआ है तो उसकी कुछ कॉस्ट है, तो आप कोई हिसाब किताब तो रखेंगे नहीं। मुझे आप बेचेंगे 40 रुपए का, 50 रुपए का, 60 रुपए का, मुझसे लेंगे आप 11 रुपए का। यानी ये तो किल करने वाली बात है ना। हालांकि अगर हम कुछ समझ नहीं आ रही यार क्या हो रहा है। अच्छा, why AMD designs became dominant in the embedded and mobile market। देखें कि ये बड़ी अच्छी मुझे इसीलिए प्रेजेंटेशन लगी कि ये आपको ना एक पहले जनरल समझा रही है कि यार मतलब इकोसिस्टम क्या। सो ARM के जो ऐसा, ठीक है, या ऐसा इसको कहते हैं, इट्स अ रिस्क आर्किटेक्चर। अच्छा, सो बेसिकली ARM की जो है ना वो रिस्क आर्किटेक्चर है, x86 जो है ना वो इज अ रिस्क आर्किटेक्चर, ठीक है जी। तो हमने ये लोड स्टोर आर्किटेक्चर पहले भी पढ़ा था, ऑल्दो अब रिस्क जो है वो इंटायरली रिस्क नहीं है, बट वो लोड स्टोर आर्किटेक्चर है। लोड स्टोर आर्किटेक्चर क्या था कि ये डायरेक्टली
मेमोरी से डेटा उठा के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता। मेमोरी से डेटा पहले आता है इनटू द रजिस्टर और वहां से जो है उसके ऊपर ऑपरेशन, ठीक है जी। और इसी तरह मेमोरी में डायरेक्टली राइट बैक नहीं करता, रजिस्टर पे राइट करता है वहां से, तो ये लोड्स को राइट which fetch their operands from registers, whereas CISC architectures allow operand fetches both from registers and the memory. So this has two consequences. CISC instructions are different long. मसला क्या है कि वो predictable नहीं है. Depending on the number of memory operands to be fetched, whereas RISC instructions have equal length. ठीक है जी. तो एक तो इंस्ट्रक्शन का साइज ही जो है वो डिफरेंट. क्यों? क्योंकि सिस की इंस्ट्रक्शन में एक तो पोर्शन है वो है ना जो कि आप कोड जिसे कहते हैं, जो हमने प्रोसेसर डिजाइन में पढ़ा था कि एक ऑप कोड है. वो ऑप कोड क्या है कि जी करना क्या है, उसके बाद आगे एड्रेसेस होते हैं या तो रजिस्टर्स के या मेमोरी के. अगर मेमोरी के हैं तो मेमोरी बहुत बड़ी है, तो मेमोरी एड्रेसेस अकोमोडेट करने के लिए आपको जो है ना वो बड़ी इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ती है. तो सिस के अंदर इंस्ट्रक्शन सेट, इंस्ट्रक्शन का जो साइज है वो फिक्स्ड नहीं है. रिस्क के अंदर इट इज फिक्स्ड, लेट्स से कि 32 बिट का इंस्ट्रक्शन. सिस आर्किटेक्चर्स कंज्यूम इनहेरेंटली मोर पावर. ठीक है, since memory fetching and decoding need more power than register fetches and risk. एंड ये टू कॉन्सिक्वेंसेस के अलावा एक और बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये है कि सिस्क के अंदर इसी वजह से जो आपका जो पाइपलाइन डिजाइन है वो ज्यादा मुश्किल है. रिस्क की पाइपलाइन सिंपल है और प्रिडिक्टेबली ऑलमोस्ट ऑल एग्जीक्यूशन आर हैपन इन वन इंस्ट्रक्शन पर साइकिल. सिस्क में ऐसा नहीं. सिस्क में जो ना वो हो सकता है कि जो ना वो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जो कि वन में हो रही हो, लेकिन फिर जो ना वो कुछ ऐसी है जो वन में नहीं, अनप्रेडिक्टेबल. This is the reason why ARM designs dominate recently the embedded and the mobile. So these two, power consumption and जो ना वो instruction का जो bit size है वो. So mobile market including smartphones and tablets, and why increasingly more ARM based server processor designs appear. इसी वजह से ये हो, ठीक है. So I would like to see. So हम यहाँ तक करके फिर let's take a break. Okay. So ARM parent company is Acron Computer, जिस तरह मैंने बताया. So it started their Acron RISC machine project in October 1983 to develop an own power processor from a line of basic computers 2 years after the introduction of the IBM PC. The acronym ARM was coined originally at this time for the designation Acron RISC Machines. In 1990, the company Advanced RISC Machines Limited, ARM Limited, was founded as a joint venture of Acron, Apple, and VLSI Technology. Accordingly, also the interpretation of ARM was changed to Advanced RISC. So the headquarters of ARM Limited in 1990. From the humble beginnings, something extraordinary has appeared. अब आप देखें कि ये इस छोटे से मकान से इस वक्त कहाँ पे. ऑन दी अदर हैंड हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट ये करते हैं कि यार बेहतरीन फर्श हो, टाइलें हो, या वो हर जबरदस्त किस्म की फॉल सीलिंग की डिजाइन जो उसमें लाइटिंग हो और आबशारें हो, फलां और ढमकां हो. इस तरह के ऑफिसेज आपने बहुत सारे देखे हैं और काम वहां पे कितना हो रहा होता है वो आप समझ सकते हैं. So finally, in 1998, the company went to the stock exchange and its name was changed to ARM Holdings PLC to its current name. अब ये recent report. So वहां से यहाँ का सफर, लेकिन ये सफर इन्होंने कमाया है. हमारे यहाँ तो यहाँ से शुरू करते हैं और खत्म वहां करते हैं. वेरी नाइस, आपने बड़ा अच्छा रिमार्क दिया. रिवर्स तो एक्विजिशंस जो है ना वो क्या है. सॉफ्टबैंक जापान में 7 2016 में और 9 2 2016 में हो गया था 31 जो है ना वो बिलियन यूएस डॉलर्स में. उस वक्त आर्म के रेवेन्यूज जो है वो 2015 में 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स. एक कंपनी
one company, $1.5 billion. Acquisition of ARM by NVIDIA from SoftBank, जो $40 billion में है और 2022 में कंप्लीट। ठीक है जी। NVIDIA aims at banning x86 PCs. वो कहते हैं कि हम जो ना ये जो इनका नया जो CEO है जनसन, ये जो है वो कहते हैं कि हम जो ना वो x86 PCs जो इंटेल बनाता है वो खत्म कर देंगे। The PC of the future will be made by new OEMs, sold through new distributors and use a new instruction set architecture. ARM will be the most important CPU architecture of the future and it already is the fastest growing processor. ठीक है जी। ओके, सो वी आर हियर। अब हम जो है ना इसके बाद ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वी स्टार्ट विद पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें कि हम ARM की इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो है इसकी एवोल्यूशन को देखते हैं। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम देखें। ओवरव्यू है एंड एज एक्सटेंशन इंट्रोड्यूस टू एनहांस कंप्यूट कैपेबिलिटीज। ये क्या है? ओके, सो इंस्ट्रक्शन सेट जो है ना वो ओवर टाइम इस तरीके से जो है ना वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है जी। सो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो ऑन द एक्स एक्सिस एंड ये ऑन द वाई एक्सिस। तो अगर आप देखें तो ये इसमें 3 डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं जो कि कैपिटल है। आर्म है, पीपीसी है विच इज दी पावर पीसी आईबीएम का जो है ना वो आर्किटेक्चर है, और x86 जो कि इंटेल का आर्किटेक्चर। इंटेल का आर्किटेक्चर रेड में अगर आप देखें तो ये जो है ना वो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑलमोस्ट 400 से शुरू करके और अब ये तकरीबन 1200 इंस्ट्रक्शंस, असेंबली इंस्ट्रक्शंस की बात है। ठीक, देन आपका पावर पीसी जो है इट स्टार्ट्स अगेन रफली एट 400 एंड जो है काफी अरसे तक वो वही रहता है, फिर उसके बाद सडन जंप लेता है टू 1000 और अब ये कहीं पे जाके आप देखें कि जो है ऑलमोस्ट 1800। और आर्म जो है इट स्टार्ट्स एट अराउंड 300 और अब जो है ये भी तकरीबन 1800 इंस्ट्रक्शंस है, जिसमें अराउंड 2005 एक मैक्सिमम जंप जो है इसको लगा है और वो इसमें 400 से इसने 1800 के ऊपर जंप किया। सो अभी इस वक्त आर्म जो है रफली 1800 समथिंग इंस्ट्रक्शंस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है असेंबली की जो उसमें अवेलेबल है। तो बेसिकली ये प्रोग्रामर को अफेक्ट करता है। प्रोग्रामर ने चूंकि असेंबली में बेसिकली काम करना होता है, यानी जिसने भी आर्म का जो ना इवन सी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी है, असल में तो उसको असेंबलर भी चाहिए ना जो वो हाई लेवल लैंग्वेज से असेंबली में कन्वर्ट करेगा, और असेंबली में से आगे उसको बाइनरी कोड में जो ना वो तो कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वो तो गिवन है, यानी कि तरीका कार इसका इसमें। और वो बाइनरी कोड है जो कि एक्चुअली माइक्रो कंट्रोलर में जाता है और वो रन होता है। ओके, सो इंटेल की x86 की अगर आप ये देखें कि जो ना ये SIMD एक्सटेंशन जो है, तो ये जो ना वो एक है इंटेल से, चूंकि हम बहुत ज्यादा वो नहीं है तो हम इसको जो है ना वो बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज रफली हाउ इट हैज ग्रोन। ठीक है, ARM के ऐसे वर्जन्स, सो देयर आर 9 ARM ऐसे वर्जन्स designated as ARM version 1 to ARM version। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो है वो 9 है। विद इन दोज इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर्स बहुत सारे मॉडल है। जैसे मैंने कहा था कि कॉर्टेक्स ए, कॉर्टेक्स जो है वो एम एंड कॉर्टेक्स आर, वो तो 3 फैमिलीज नहीं है। ठीक है, सो the earliest versions, version 1 and version 2, provided an address range of only 26 bits. The first ASA version with 32-bit address range was the ARM version 3। ठीक है जी, so 32-bit memory को actually access कर सकते हैं। Accordingly, we consider the ARM version 3 ASA version as the ARM's basic ASA and discuss its evolution subsequently। तो version 1 version 2 को discuss नहीं कर रहे, सीधा version 3 के ऊपर। अच्छा, अब ये क्या एग्जांपल इसने दी हुई है, हाफ पेज ऑफ ARM version 8 आर्किटेक्चर रेफरेंस मैनुअल। रेफरेंस मैनुअल किस तरीके का लगता है, हमने अभी जो है इसका भी देखा है, ठीक है, आर्डुइनो का देखा है, तो अब इसका भी जो है वो चेक कर लेते हैं। लेट मी सी कि जो है वो ओके। सो ये आपको ये क्या दिखा रहा है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है जी, UQSHL रजिस्टर, ठीक है जी, विच इज अनसाइंड सैचुरेटिंग शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर।
explanation आगे, this instruction takes each element in the vector of the first source SIMD and FP register, shifts the element by a value from the least significant byte, मतलब जो भी इसकी डिटेल, अभी हम इंस्ट्रक्शन सेट की डिटेल में नहीं जाते, और फिर नीचे जो है ना वो उसकी डिटेल बताई हुई है कि पिन नंबर 0 से लेके 32 तक इसके अंदर क्या क्या होगा, ठीक है जी। और फिर नीचे स्केलर वेरिएंट उसका बताया हुआ है कि जी ये इंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरीके से जो है ना वो काम करेगी। सो अगर आपने इसको यूज करना है तो UQSHL जो कि ये पॉइंट पे रखा हुआ है, दिस इज इट्स यूज, ठीक है जी। और डिकोड फॉर इनकोडिंग, तो ये वो लेट्स से की चीज है जो कि सी में लिखी जाएगी और वो इसमें ट्रांसलेट, ठीक है जी। सो ये सिर्फ एक एग्जांपल, की फीचर्स के, it is a 32-bit RISC ISA capable to process basically 32-bit scalar और लॉजिकल डेटा, ठीक है जी। सो 32-bit का इंस्ट्रक्शन सेट है, इंस्ट्रक्शन का साइज है। ISA has 16 32-bit registers called the core registers. 13 out of them are used as general purpose registers. The remaining 3 are dedicated registers at shown. So 16 registers है, 32 bit के, 0 से लेके R0 से R12 तक जनरल पर्पस, R13 is stack pointer, R14 is link register, R15 is the program. So ये कोड रजिस्टर्स आ गए, ये वर्जन 3 से वर्जन 7 में इसी तरह से बाद में इसमें बढ़ गए। अच्छा जी, मेन एक्सटेंशंस इंट्रोड्यूस्ड जो है वो क्या क्या है, ऐसा एक्सटेंशंस टू एनहांस कंप्यूट कैपेबिलिटीज, then to reduce the code size, then to speed up the execution of byte codes, then to enhance security. तो ये जो है इसमें डिस्कस है सेक्शन 2.2, 2.3, 4। अच्छा, की फीचर्स के ऊपर जो है वो हम आगे चले। सो मेन एक्सटेंशन जो है ये जो है वो जिस तरीके से ये जो है वो अब इसके साथ जो है वो थंब एक्सटेंशन एम्स टू एट रिड्यूसिंग द कोड साइज, ये जरा अब आप देखें कि ये कहाँ कहाँ पे क्या क्या। सो नीचे आर्म के वर्जन है, आर्म वर्जन 4, वर्जन 5, वर्जन 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है जी। और वर्टिकली जो है ना वो आपको नजर आ रहे हैं एक्सटेंशंस, तो आपको नजर आता है कि वो एक्सटेंशंस जो है ना वो किस किस वर्जन में इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल वर्जन 4 में आर्म वर्जन 4 थंब का मतलब मैं अभी बताता हूँ। देन उसके आगे वर्जन 5 के अंदर उसमें कोई चेंज नहीं है, वर्जन 6 में फिर जाके थंब इंस्ट्रक्शंस में एक्सटेंड जना चेंज है, वर्जन 8 में जाके फिर जना, ठीक है जी। इसी तरह से टू स्पीड अप द एग्जीक्यूशन ऑफ बाइट कोड्स, जजल की जो इंस्ट्रक्शन है जो आम वर्जन 5 में और फिर 7 में आती है। कंप्यूट कैपेबिलिटीज, ठीक है जी, वो फिर आपकी आ जाती है मुख्तलिफ। सो ये ओवरऑल आपको बता रहा है कि जो मेन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है बना हुआ है एक, उसके अंदर मुख्तलिफ टाइम के ऊपर मुख्तलिफ एक्सटेंशन है, ठीक है जी। अब एक चीज आ गई यहाँ पे थंब। तो बेसिकली आर्म के प्रोसेसर वर्क इन टू मोड्स, एक नॉर्मल मोड है और एक थंब मोड। थंब मोड में जो ना वो इट वर्क, इसका जो इंस्ट्रक्शन साइज है वो 16 बिट का होता है। सो इट हैज अ स्पेशल कैपेबिलिटी कि ये जो है वो 32 बिट इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर भी काम कर सकता है और 16 बिट इंस्ट्रक्शन सेट पर भी काम कर सकता है, उसको थंब मोड का। अच्छा जी, so advanced SIMD architecture extension is commonly referred to as the Neon technology. The VFP subset became deprecated in ARM version 8. J became deprecated in 7. ठीक है, ये एडिशनल है, इससे यानी कि इस इंफॉर्मेशन से सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा यार एक इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, बेस लाइन, और उस बेस लाइन के अंदर फिर मुख्तलिफ चीजों के लिए जो है वो एनहांसमेंट इंट्रोड्यूस की गई है मुख्तलिफ वर्जन। सो अभी आर्म वर्जन 1 से लेके आर्म वर्जन 9 तक इंस्ट्रक्शन सेट हो गया। ओके, so ARM's early 26 or 32-bit processors were typically used in embedded applications, where the code size and execution speed of the byte codes were often large. Embedded systems में यही जो चीज होती है, short size, speed of execution fast.
So this motivated ARM to introduce related enhancements. So subsequently, ARM processors find their way more and more into mobile application processors, where more general workload will come. तो वो नॉर्मल एम्बेडेड लोड की निस्बत जो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स है उसके अंदर वैरायटी ऑफ वर्कलोड है, जिसमें कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग भी शामिल है, ऑडियो प्रोसेसिंग भी शामिल है, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग भी शामिल है. So this was the motivation for enhancing the compute capabilities with floating point and SMD, which is also called the vector processing or new processing. ठीक है जी. और साथ साथ सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस भी बीच में. So at the same time, early aspects concerning cold thread and executing bytecodes became pointless and therefore became dropped. ठीक है जी. तो हुआ ये कि पहले जो एम्बेडेड सिस्टम है ना उसके अंदर बहुत थोड़ी सी रैम होती थी और बहुत थोड़ा सा जो है ना वो आपके पास वोल्ट की स्पेस होती थी, तो आप बहुत ज्यादा जो है ना उसके अंदर वो नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते. तो अब क्या है कि अब जो है वो आप जो है ना आपके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि अब आप जो है वो रैम बहुत बड़ी अवेलेबल है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, 28 नैनोमीटर पे चली गई है, स्मॉल चिप साइज के अंदर आप बहुत कुछ पैकेज कर देते हैं. दैट इज वाई कि कोड साइज और स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ये दोनों अब इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है. गीगाबाइट से गीगाहर्ट्ज में जो प्रोसेसर की स्पीड है वो कॉमन हो चुकी है. ठीक, तो उसको ड्रॉप. In the last phase of evolution of IC, raising performance and security became the dominant aspect. ठीक है जी. सिक्योरिटी अब फॉर एग्जांपल इस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाले वक्त में अब जो काम हो रहा होगा वो एआई कैपेबिलिटी के, कि आपके जो प्रोसेसर आए वो एआई जो इनहेरेंटली जो है ना वो एआई वर्कलोड को प्रोसेस कर सके, चाहे वो मोबाइल के अंदर क्यों ना हो. क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आपने कोई भी किसी किस्म का एआई का काम करना है तो वो जाता है इंटरनेट के ऊपर, जो सर्वर्स है रेलेवेंट वहां पे हिट करता है, उससे जो है वो रिस्पांस लेता है, रिस्पांस लाके आपको देता है. उसमें टाइम लगता है. तो दे वुड लाइक कि उसका कुछ पोर्शन वो इधर ही कर ले, लोकल कर ले, और जो एडवांस वर्कलोड है सिर्फ वो जो है ना हो जाए. आई थिंक नाउ दे विल बी वर्किंग ऑन दिस. अच्छा, अब हम जरा जो है ना इससे आगे चलते हैं. सो बेसिक ISH है वर्जन 3 एंड वर्जन 4, उसके अंदर जो बेसिक रजिस्टर सेट जो है वो जिस तरह हमने कहा कि 16 रजिस्टर्स है. ठीक है जी. और उसके अंदर स्टैक पॉइंटर, लिंक रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर 3 रजिस्टर्स है, बाकी चले. ठीक है जी. और इसमें जो है ना वो स्केलर डेटा और बुलियन जो है ना वो टाइप ऑफ डेटा को आप जो है वो हैंडल कर सकते हैं. अब कंप्यूट कैपेबिलिटीज पे जो है ना वो बात करें तो कंप्यूट कैपेबिलिटीज में हमने कहा कि जी कंप्यूट कैपेबिलिटीज जो है टू एनहांस द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ बाइट कोड, और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे टू एनहांस द कंप्यूट कैपेबिलिटीज, वहां पे क्या क्या. सो द ISI extensions introduced to enhance compute capabilities क्या क्या थी. नंबर 1, RISC processor specifying a register set underlying the extension, जो कि क्या थे कि 16 into 64 बिट रजिस्टर. तो 16 64 बिट रजिस्टर्स आपने जो है वो स्पेसिफाई कर दिए और एक और इंस्ट्रक्शन सबसेट डिफाइन किया टू एनहांस द कैपेबिलिटीज, जो कि इन रजिस्टर्स, इन एक्सटेंडेड रजिस्टर्स को अब जो है वो यूज कर सकते. सो इसमें 3 लॉजिकल स्टेप्स है बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग जनरल पर्पस रजिस्टर्स सेट. ठीक है जी. तो उसके अलावा इंट्रोड्यूसिंग सेकंड रजिस्टर सेट, जो कि स्केलर, फ्लोटिंग पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट से इंस्ट्रक्शंस हैं को हैंडल कर सकता था. और नंबर 3, थर्ड, वेरी वाइड रेंज रजिस्टर सेट, वेरी वाइड रजिस्टर सेट. ठीक है, जो कि जो है ना वो इस तरीके से अभी चलती. सो अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो सबसे पहला जो वर्जन है ARM वर्जन 6, उसके अंदर क्या है आपका पास जो है ना वो GPR रजिस्टर सेट बेस्ड ऑन जो है ना वो FX assembly, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन वर्जन 6. देन सेकेंडरी रजिस्टर सेट. ठीक है जी. और वो जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुआ वर्जन 5 में और 2000 में. So first is supported only the scalar floating point and FP जो है ना वो assembly operations. Then also the जो है ना वो FX FP assembly operations. ठीक है जी. और HB रजिस्टर सेट बेस्ड assembly instructions जो है ना वो उसके बाद है भाई, जो कि extremely wide रजिस्टर सेट.
अभी मैं इसके बारे में आपने वरी ये नहीं करना कि यार ये कोई समझ नहीं आ रही कि क्या है। अभी हम वो आर्किटेक्चर की तरफ आगे बैकग्राउंड डेवलप करें, जब हम इसके ऊपर पहुंचेंगे तो वहां पे हमें जो है अंदाजा होगा। अच्छा, इसको कहाँ पे थे हम? ये 3 एक्सटेंशन है ना, ठीक है जी। तो ये जो है ना वो जनरल पर्पज रजिस्टर्स थे, ठीक है जी, जिसके ऊपर जो है ना ये 32 बिट इंस्ट्रक्शन थे रजिस्टर जिसके ऊपर ये काम करता है। अच्छा, इसके बाद इसने जो है ना वो इंट्रोड्यूस FXMD एक्सटेंशन परफॉर्म्स द सेम FX ऑपरेशन ऑन ऑल FX8 और FX16 data elements of 32 bit data words kept in the GPR registers, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना वो डोंट जो है ना गेट इनटू दिस, जरा टेक्निकल है, अभी इसको अंदर हम जो है वो नहीं अपने आप को जो है ना लेके जा रहे हैं। तो ये भी चीज हम अभी सो अब आप ये देखिए कि परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या किया। पहले आपके पास 16 रजिस्टर्स थे, ठीक है जी, क्योंकि वर्जन 3 से वर्जन 7 में आते हैं, ठीक है। और वर्जन ए जो है वो ए आर्किटेक्चर 32 एक्सटेंशन को दिया। अब वर्जन 8 में जो है वो इन्होंने क्या किया कि जी आपके पास रजिस्टर्स जो कर दिए वो 2 टाइप के ऐड कर दिए। 32 बिट रजिस्टर्स जो है ना वो इन्होंने 32 कर दिए डेडिकेटेड यूज के लिए, यानी अब ये जनरल पर्पज रजिस्टर्स के तौर पे जो है ना वो काम करेंगे, इनकी स्पेशल इंस्ट्रक्शन सेट है। और उसके बाद 64 बिट वाइड जो है ना वो भी इन्होंने 32 रजिस्टर्स ऐड कर दिए। सो बेसिकली रजिस्टर्स को ऐड करने से परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव, रजिस्टर्स उसी स्पीड के ऊपर काम कर रहे थे। रजिस्टर्स आर द क्लोजेस्ट टू योर ALU। तो रजिस्टर्स के अंदर से कोई चीज फैच करना, उसके ऊपर ऑपरेट करना, वापस जो है ना वो स्टोर कराना, दैट इज दी मोस्ट जो है ना वो स्पीडी जॉब। दैट इज वाई कि ये जो है ना वो पहले क्या था कि आपके पास जब नंबर ऑफ रजिस्टर्स लिमिटेड थे तो आपको अगर कोई चीज मेमोरी से उठा के लानी है और पहले वाले रजिस्टर्स ऑलरेडी फिल्ड है, तो पहले जो रजिस्टर में फिल्ड है उसको जाके मेमोरी में स्टोर करो, फिर मेमोरी से ऑपरेंड उठाओ रजिस्टर में डालो और वो कर दो। तो इस स्विचिंग के दौरान काफी टाइम लगता है। अब जब उन्होंने कंप्यूट कैपेसिटी की एनहेंसमेंट करनी थी तो कंप्यूट कैपेसिटी की एनहेंसमेंट के लिए उन्होंने एडिशनल रजिस्टर्स दे दिए, 32 बिट भी और 64 बिट भी। अब क्या है, वो वहां पे डेटा मौजूद है तो आपकी वो स्विचिंग शायद अभी भी हो लेकिन बहुत कम हो जाएगी, ठीक है जी। ओके, पैरेलल लोड है ना, पैरेलल लोड है तो आपने जो है ना वो पैरेलल दो, अगर 32 बिट का ALU है तो वो 32 बिट के 2 ऑपरेंड्स को एक्सेप्ट कर सकता है ना, वो फिर उसी तरह से जो है ना वो एनहांस होती है। इसको नहीं हम डिस्कस करते हैं, ख्याल में कि दिस इज एक्चुअली मोर टेक्निकल, जो कि जब तक हम जो ना डिटेल वो ना पढ़ लें आर्किटेक्चर की तब तक हम उसको ना कवर करें। कुछ चलते हैं, ये जो ना वो इंतहाई खुश्क और थियरेटिकल जो ना वो हो गया है, तो दैट्स व्हाई मैं इसको जो ना वो टच नहीं करना चाहता। तो दिस इज द थिंग जो कि जो ना वो हम एक्चुअली करना चाहेंगे। बट ये जो ना मेरा ख्याल है कि अब हम इसकी फैमिलीज, अब ये देखें कि ये फैमिलीज आ गई हैं, ठीक है जी, और इनके जो डिस्कशन है ये अब ये देखें कि जी किस किस ने कौन कौन सा क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है, ये आ गया। तो दिस इज समथिंग जो कि हम जो है ना वो नेक्स्ट उसमें डिस्कस करें। आर्म का जो आर्किटेक्चर है वो हम नेक्स्ट में, ये ना वो आर्म की जनरल पर्पस डिस्कशन के लिए ये जो है ना
प्रेजेंटेशन की आउटस्टैंडिंग है, बहुत बहुत ही डिटेल्ड, बट